गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? ठीक है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। पढ़ने का मतलब इट्स टाइम टू लर्निंग। इट्स टाइम टू लर्निंग मतलब ये पढ़ने का समय है। ये चैनल है, ठीक है। इसको तुम लोग घर पे भी जाके देख सकते हो, ठीक। जो हम पढ़ाएंगे यहाँ उसको। तो चलो हम बात करते हैं। हिंदी हम पढ़ा रहे थे भाषा के विषय में, ठीक है। भाषा के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। भाषा क्या होती है उसको बता चुके हैं। भाषा के आधार क्या है उसको बता चुके हैं। फिर लेटर्स क्या है, वाक्य क्या है, ये सब बता चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही भाषा का एक जो है प्रमुख भाग जो है क्या है, विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाषा के लिए। जब तक हम विराम चिन्हों का यूज नहीं जान पाएंगे तब तक हम भाषा लिखना और बोलना सीख नहीं सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे विराम का मतलब होता है रुकना, रुकना या रुकावट या ठहराव, ठीक है। जैसे मनुष्य के जीवन में अगर जिसके जीवन में ठहराव या रुकाव नहीं होगा वो मनुष्य जो है मनुष्य नहीं रह जाएगा ना। वो उसकी प्रवृत्ति पाश्विक हो जाएगी। अगर उसके जीवन में कोई लगाम या लगाव नहीं है या ठहराव नहीं है तो हमेशा ऐसे चलता रहेगा पागलों की तरह। वो पागल हो जाएगा या और पाश्विक हो जाएगा, मतलब पशुवत व्यवहार करे। उसी प्रकार से भाषा में चिन्ह का उसी प्रकार से महत्व है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि अगर भाषा में जो है प्रतीक चिन्ह या विराम चिन्ह नहीं रहेंगे तो हमारी भाषा भी अनियंत्रित हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, उसका प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। हम छोटा छोटा बताने का प्रयास करेंगे, आप लोग इसको समझना है। ये मिल जाएगा हर जगह पर, आपको यहाँ ध्यान से समझना है और कितने होते हैं वो नोट करना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहले। विराम चिन्ह मतलब होता है पंक्चुएशन मार्क, मतलब कौन सा चिन्ह कहाँ लगाना है, ठीक है। अगर चिन्ह थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता है तो भाषा का रूप बदल जाता है ना। इसलिए हमें जो है चिन्ह को कौन सा चिन्ह कहाँ लगेगा उसका विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए हमें जानना है कि चिन्ह कौन कौन से होते हैं, वो कहाँ कहाँ लगते हैं ना। तो कोशिश करेंगे कि आप लोग इसको समझ जाएं, ठीक है। तो चलिए अपन इसका अर्थ होता है ठहराव या रुकना, ये तो सब लोग जानते हो। विराम का मतलब ठहराव या रुकना। अब इसका मतलब परिभाषा देख लेते हैं। विराम चिन्ह वे प्रतीक होते हैं जो लिखित भाषा के वाक्यों और शब्दों के बीच ठहराव या भाव संरचना को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब वहाँ कौन सी भाषा में कौन सा चिन्ह कहाँ किस ठहराव, उसका भाव बदलने के लिए और उसकी संरचना को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये हिंदी भाषा के ही हम बता रहे हैं, ठीक है। सेम ये एक है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु ये हिंदी भाषा के एक विद्वान कवि हैं। इन्होंने जो है विराम चिन्हों की संख्या हिंदी में लगभग 20 बताई है। और भी होते हैं पर इनके अनुसार 20 है, ठीक है। तो इनके अनुसार 20 बताई है, तो 20 से अधिक भी होते हैं। जैसे और ये कहे कि जिस प्रकार हिंदी के मतलब इंग्लिश में जो चिन्ह होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, उस सारे चिन्ह लगभग सेम होते हैं। सिर्फ एक चिन्ह में अंतर होता है इंग्लिश के पूर्ण विराम में, ठीक है। और हिंदी में पूर्ण विराम एक खड़ी होती है और इंग्लिश में पूर्ण विराम एक बिंदु होता है, ठीक है। बस यही अंतर है, बाकी सेम चीज हिंदी और इंग्लिश में सेम रहता है। तो इसको हमें विशेष ध्यान रखना है कि ये हिंदी में होता है और ये इंग्लिश में, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं? बाकी सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में सेम होती है। तो हमने सबका हिंदी में लिखा है और इंग्लिश लिखा है, समझते हैं कि कौन कैसे कहाँ प्रयोग होता है, ठीक है। तो पहला है अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है छोटा, समझ में आ रहा है, थोड़ी देर के लिए ना। इसलिए जहाँ थोड़ा रुकने की जरूरत है ना, तो वहां जैसे मान लो कोई शब्द हम वाक्य, कोई भी वाक्य हम बनाए जहाँ थोड़ा सा रुकने के लिए हो, जैसे राम श्याम, जैसे मान लो कोई फल हो, को किसी भी प्रकार का वाक्य हो जिसमें कई सारे शब्द हो, जैसे आम केला अमरूद ना। ये थोड़ा थोड़ा अगर डायरेक्ट आम केला अमरूद तो एक में मिल जाएगा। तो ऐसे हम जैसे आम हो गया, केला अमरूद, तो ये सब के लिए हम अल्प विराम लगा। अगर एक में ही कर देंगे तो ये हमारा लगेगा ही नहीं कौन आम है, कौन केला है, कौन सेब है। इसलिए जहां हमें छोटे से मतलब ठहराव की आवश्यकता होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, कामा, अंग्रेजी में कामा बोलते हैं और
हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं। इसी प्रकार से अर्ध विराम होता है, इससे थोड़ा सा अधिक रुकने के लिए हम क्या बोलते हैं, अर्ध विराम या सेमी कॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन, इससे थोड़ा अधिक समय के रुकने के लिए। और ये पूर्ण विराम होता है जब वाक्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए, वह वाक्य पूरा समाप्त हो जाए ना। ये सब वाक्य के बीच में ही रहेंगे, ये ध्यान देना, जैसे वाक्य है वाक्य के बीच में, और लास्ट जो वाक्य जब खत्म होगा तभी हमारा पूर्ण विराम लगता है, ठीक है। तो ठहराव के अनुसार ये कामा होता है और ये सेमीकोलन, इससे थोड़ा सा अधिक विराम इसमें दिया जाता है, ठीक है। ठहराव या विराम मतलब रुकना। इतनी बात समझ में आई। अब इसके आगे आता है और एक चिन्ह आता है प्रश्नवाची, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। उसका चिन्ह होता है ऐसे, चिन्ह समझ में आ रहा है, और इसका चिन्ह ये समझ आया, एक डॉट और नीचे एक कॉमा, ठीक है। तो ये हमारा सेमीकोलन होता है, ये कॉमा होता है, और ये हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इस वाक्य में आता है जिसमें हम किसी से क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं तुमसे पूछ रहे हैं, तो तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसमें किसका प्रयोग होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। उसी प्रकार आता है एक और चिन्ह है एक्सक्लेमेशन, मतलब आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। विस्मय बोधक चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह। इसमें किसी व्यक्ति को जैसे आश्चर्य हो कि कोई काम मतलब हमें समझ में आए, उसमें आश्चर्य की बात हो ना, अरे वाह वो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है ना, अरे वाह या वाह कहीं भी लगा सकते हैं ना, तो उसका चिन्ह ये होता है, वाह कितना सुंदर है, या कितना खराब है, या कितनी अच्छी वस्तु है, कितनी खराब वस्तु है, ठीक है। जिसमें आश्चर्य का बोध हो ना, नॉर्मल से हटकर आश्चर्य का बोध हो, तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मतलब आश्चर्य चिन्ह का। फिर आ गया है डायरेक्शन चिन्ह, निर्देश चिन्ह होता है। जैसे हम किसी से कोई बात कहना हो कि इन्होंने कहा, तो उसके निर्देश देने के लिए कि इन्होंने ये बात कहा, आपको ये बात ये करना है, ये काम करना है, उन्होंने कहा कि ये काम करना है ना, या आपको स्कूल रोज जाना है, किसने कहा, तो इसके लिए निर्देश, आपको कोई निर्देश दे रहा है ना, पिताजी या मम्मी कोई भी निर्देश दे सकते हैं, तो उस किसी निर्देश के लिए होता है हमारा निर्देश चिन्ह, इसको डायरेक्टिव मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट। ये सब याद रखना है, तो पहले तो हम पहचानना सीख जाएंगे, फिर उसका यूज सीख जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले पहचानना सीख रहे हैं, उसका फिर यूज। फिर क्या है, कोष्टक चिन्ह। कोष्टक देखे होंगे ना, ब्रैकेट देखो हमने कोष्टक का, अब ये चिन्ह ही है ना, हमने प्रयोग किया कि कोष्टक, क्वेश्चन कोई महत्वपूर्ण बात रख दी जाती है, तो 3 प्रकार के होते हैं, छोटे कोष्टक, ये बड़े कोष्टक, ये मझला कोष्टक, ठीक है। 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं ना। तो ये कोष्टक, ये ब्रैकेट बोलते हैं, इसमें कोई महत्वपूर्ण बात हमें रखनी होती है, कोई महत्वपूर्ण बात है उसको हम एक ब्रैकेट में सजा देते हैं। जैसे इसमें से ये हमने लिखा, इसको महत्वपूर्ण बात है, तो इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया चिन्ह, ठीक है। इसलिए ये क्या है, कोष्टक चिन्ह। अब आता है हमारा उद्धरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह, उद्धरण। उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है कोटेशन, हमने किसी की बात को ज्यों क्या त्यों रख देना ना। जैसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का, गांधी जी ने कहा था कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, तो सदा सत्य बोलना चाहिए, जिसका मतलब क्या हुआ कि गांधी जी की बात को हमने गांधी जी के अनुसार सदा सत्य बोलना चाहिए, इसको हम किस में रखेंगे, कोटेशन में। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल और एक डबल। इसको इन्वर्टेड कामा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कामा, ठीक है, इन्वर्टेड कामा, ठीक। तो यह उद्धरण चिन्ह, इसमें किसी की बात को ज्यों का त्यों रख देते हैं ना। जैसे गांधी जी ने कहा कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, तो उनकी बात को उससे में रख देंगे, तो इसका मतलब हमने नहीं कहा, ये गांधी जी ने कहा, तो ये हमारा कोटेशन हो गया, ठीक है। अब आता है उप विराम, सब कॉलन। ये भी तो विराम के ही, ये विसर्ग की तरह ही लगता है ना, दो बिंदु है, तो ये विसर्ग की तरह है, तो इसमें जो है पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। इसमें रुकने की आवश्यकता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए मतलब पूरी तरह से नहीं रुकना है, उप विराम मतलब थोड़ा रुकना है, ठीक है। तो ये जहाँ थोड़ा रुकने के लिए होता है वहाँ प्रयोग होता है उप विराम, इसको सब कॉलन बोलते हैं। अब एक आता है लाघव चिन्ह। कौन सा चिन्ह, लाघव, इसको बोलते हैं एब्रीविएशन, ठीक है। लाघव का मतलब जैसे देखो, मान लो हमें कोई शब्द पूरा लिखना है,
उसको हम छोटा करके लिख सकते हैं, जगह नहीं है तो जैसे मान लो हमें ये प्राथमिक लिखना है, क्या लिखना है, प्राथमिक, ठीक है, इसका चिन्ह ये है, ध्यान देना। अब हम प्रा लिख के ये कर देंगे तो इसका मतलब हमें प्राथमिक हो गया, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, काट के क्या कर दिया, छोटा कर दिया, समझ में आ रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते, कौन सा चिन्ह बोलते हैं, लाघव चिन्ह या एब्रिविएशन वर्ड, समझ में आ रहा है। जहाँ ये लिख के 0 शून्य लिखा हो तो वो हमारा क्या है, एब्रिविएशन चिन्ह, इसका मतलब ये पूरा है, ना कि ये इतना ही है, समझ में आ रहा है। बार बार वो रिपीटिशन होता है तो उसके लिए हम लोग छोटा कर देते हैं ना। अब ये हुआ एब्रिविएशन चिन्ह। अब इसके बाद आते हैं विवरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह, विवरण चिन्ह। इसमें क्या होता है कि हम कोई चीज का विवरण, जैसे हमें किसी के बारे में या स्कूल के बारे में हमें विवरण देना है तो इसके लिए हमें, आपको कोई कह दिया कि ये आप इसके बारे में लिखिए, विवरण दीजिए, तो उसके बारे में सारी जानकारी रहती है, इसको फॉलोइंग कहते हैं या विवरण चिन्ह। उसका चिन्ह का निशान ऐसे होता है, तो आपको अपनी किताब में मिलेगा, हर चिन्ह मिल जाएगा, तो वहां आपको विवरण मिलेगा, कहीं उद्धरण मिलेगा, ठीक है। तो इसको जानना जरूरी, फॉलोइंग मार्क कहते हैं ना, मार्क मतलब चिन्ह, ठीक। अब आता है पुनरुक्ति चिन्ह या रिपीटिशन चिन्ह। ये क्या होता है, जैसे कोई बात को हमें रिपीट करना है, क्या करना है, रिपीट करना है। तो उसके लिए जैसे मान लो कोई व्यक्ति हकला रहा है, जैसे मैं 2-3 बार कहता है ना, तो उसके लिए हम ये वाला चिन्ह, मैं कल स्कूल नहीं गया था, हकला रहा है ना, तो बार बार रिपीटिशन होता है, तो उसके लिए हमारा क्या है, 2-3, इसका मतलब कई बार उसने कहा। आपको बोल तो रहा हूं मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो ये हो गया, तो मैं 2-3 बार बोला, तो इसके लिए ये चिन्ह आ जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि आप कैसे समझेंगे, वो तो हमने बोल दिया तो आपने सुन लिया, पर अगर लिखना हो तो कैसे समझेंगे कि वो हकला रहा है, उसके लिए हमारा ये रिपीटिशन चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कामा की तरह होता है, डबल कामा लगा देते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या आता है, योजक चिन्ह, इसको हाइफन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइफन। योजक चिन्ह क्या बोलते हैं इसको, हाइफन। हाइफन मतलब दो शब्द को जोड़ना, जैसे क्या हो गया, माता पिता, ये क्या सा चिन्ह है, 2 शब्द है ना, या 2 जो करीब व्यक्ति होते हैं, जो संबंधित होते हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए माता और पिता नहीं लगाते, माता पिता, समझ में आ रहा है। भाई बहन, इसके लिए हमारा क्या, योजक चिन्ह, क्या, हाइफन जोड़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है त्रुटपूर्ण या कॉम्प्लीमेंट चिन्ह, क्या बोलते हैं, जैसे मान लो हमें कोई शब्द लिखते टाइम यहाँ से हमें मान लो प्रयोग किया जाता है, ये छूट गया, तो इसके लिए हमें किया जाता है, यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ बीच में जगह नहीं है, तो हमने यहाँ कोई शब्द भूल गया तो ऐसे लिख देंगे, ऐसे करके, तो ऊपर ये मान लिया जाएगा, हाँ ये छूट गया, उसने ध्यान दिया दोबारा, तो ये इसको सही किया। इसको क्या बोलते हैं, त्रुटिपूर्ण चिन्ह, क्या बोलते हैं, या कॉम्प्लीमेंट चिन्ह बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। जहां कोई चीज छूट गया, में, के, से, कुछ भी छूट सकता है ना, हम लिख रहे हैं कोई वाक्य, अब तो पूरा वाक्य काटेंगे नहीं, तो हम बीच में ये वाला चिन्ह लगा के हम वहां वो शब्द लिख देंगे ऊपर, समझ में आ रहा है। इसीलिए इसको त्रुटि को सही करने के लिए बोला जाता है। अब आता है रेखांकन चिन्ह, क्या है, रेखांकन चिन्ह क्या, अंडरलाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंडरलाइन। कोई महत्वपूर्ण बात हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें कोई महत्वपूर्ण बात है तो उसके लिए नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, है ना, तो ये हमें लगेगा कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, कहीं भी किसी को दिखाना होगा कि हाँ ये पढ़ ले, कोई कॉपी जांच रहा है, तो उसके लिए हम अंडरलाइन का यूज करते हैं ना, नीचे लाइन, मतलब ये बात महत्वपूर्ण है, इसमें इस वाक्य में ये शब्द महत्वपूर्ण है, या ये बात हम कहना चाह रहे हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है तुल्यता सूचक शब्द या इक्विवेलेंट साइन। इक्विवेलेंट साइन, तुल्यता सूचक शब्द का मतलब होता है कि हम जो है किसी एक से दूसरे की तुलना करते हैं ना, जैसे गणित में इसका प्रयोग ज्यादा होता है, ठीक है, और हिंदी में भी होता है। जैसे कोई 2 चीज समान हो तो उसको हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं ना, इसी ये बराबर का है ना, ये इधर वाला भी बात और इधर वाली भी बात, दोनों को समान रूप से व्यक्त करने के लिए हम तुल्यता का चिन्ह लगाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये क्या है, धीर उच्चारण चिन्ह। कौन सा चिन्ह है, धीर उच्चारण चिन्ह। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, ये होता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। और लघु उच्चारण का एक, किसी में मात्रा गिनना हो, जैसे इसमें 2 मात्रा है कि नहीं, तो इसको एक हुआ है, आ की मात्रा है और ए की मात्रा है, तो इसको हम 2 गिनेंगे ऐसे, ठीक है।
अगर किसी में एक है, इसमें ना सिर्फ एक ही मात्रा है तो एक गिनेंगे ना, ये एक है। जैसे किसी में भी कुछ लग जाता है स्वर तो हमारा ये दो हो जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह और लघु उच्चारण चिन्ह क्या होता है, जिसमें एक ही मात्रा हो, सिर्फ आ का प्रयोग हो या वो व्यंजन ही प्रयोग हो। ठीक है, तो इसके लिए हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह, समझ में आ गया? कहाँ दीर्घ होता है, कहाँ लघु। अब आता है टीका। टीका सूचक चिन्ह वो होता है जिसको हम कहते हैं टीका लगाया। टीका मतलब कोई निशान लगाया है ना, तो स्टार की तरह ये चिन्ह होता है। तो इसमें ये होता है कोई स्टार, कोई महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसके लिए हम ऐसे स्टार लगा, मान लो ये महत्वपूर्ण बात है इसमें, तो हम इसको स्टार लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए मतलब ये मतलब जैसे हम टीका हमारे मस्तक पर लगता है तो वो जहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उसी में हम कौन सा चिन्ह लगा देते हैं, टीका। समझ में आया? अब आता है हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह या इंड चिन्ह। क्या, जैसे हमारा 20 तो लगभग हमने बता दिया, और भी होते हैं पर इतने हमारे महत्वपूर्ण भाषा में हमेशा प्रयोग होंगे। समाप्ति सूचक में इंड चिन्ह मतलब जब हमने पूरा वाक्य कोई भी शब्द या कोई भी क्वेश्चन का उत्तर लिख दिया तो उसके नीचे हम ऐसे लिख के ये कर देंगे, जिसका मतलब समझ जाएंगे लोग कि ये क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो गया। ये हम हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं में लिखते हैं कि अब इसके आगे नहीं है। ठीक, तो ये इंड सूचक चिन्ह होता है। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, बैठ जाए, अब आप नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।